वर्चस्विनी चार्ली के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, क्योंकि चार्ली मुझे लगता है इन तीनों में से ही किसी एक ने मोहित का खून किया है। चार्ली बेधड़क होकर कहता है, अरे मैडम जी, आप भी कहाँ पर लगी हुई हैं? मैंने कहा ना, ये सब यक्षिणी ने किया है। आप बेवजह मेहनत कर रही हैं। वर्चस्विनी चार्ली को गुस्से से भरी लाल आंखें दिखाने लग जाती है। चार्ली एकदम चुप हो जाता है। वर्चस्विनी डांटे ना, इसलिए चार्ली जानबूझकर नाटक करते हुए कहता है, मैडम जी, वैसे ये कायर और कछुए का तो समझ में आता है, पर आपने ये मोहित की पत्नी सुधा के नाम पर ऊपर क्यों गोला बनाकर रखा हुआ है? मुझे तो वो बहुत सीधी सादी औरत लगती है। वर्चस्विनी पेन से जहाँ पर सुधा का नाम लिखा हुआ था उस गोले पर फिर से पेन फेरते हुए कहती है, चार्ली, तुम जानते नहीं हो औरतों को अच्छे से। ये औरतें जितनी सीधी होती है उतनी ही टेढ़ी भी होती हैं। अगर औरतें सती की तरह प्रेम कर सकती हैं, तो वक्त आने पर काली भी बन सकती हैं। हो ना हो, इस सुधा का भी एक दूसरा रूप है जिसके बारे में हमें पता लगाना पड़ेगा। पर मैडम, मैंने तो उसका सिर्फ एक ही रूप देखा है, वो भी बहुत मासूम रूप। चार्ली, उस मासूम चेहरे के पीछे ही कई राज छुपे हुए हैं। तुम्हारी पूछताछ के बावजूद भी मैं सुधा से मिलने गई थी, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी पूछताछ कैसी होती है। अगर तुम्हें नोट मिले तो पूछताछ वहीं पर बंद हो जाती है। चार्ली शर्म से अपनी नजरें नीचे झुका लेता है। वर्चस्विनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, जब सुधा से मैं मिली और मैंने उससे सवाल किए तो उसके जवाब बड़े ही तीखे थे। उसके अंदर एक भड़ास थी मोहित को लेकर। जब भी मैं मोहित से रिलेटेड उससे कोई सवाल पूछती थी तो उसके चेहरे पर एक अलग ही गुस्सा, आक्रोश आ जाता था, जिसे देखकर मुझे लगता था कि सुधा मोहित का खून भी कर सकती है। चार्ली अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या बात कर रही हैं मैडम जी आप? हाँ चार्ली, ऐसा भी हो सकता है कि सुधा का कोई प्रेमी हो जिसके साथ मिलकर उसने मोहित को मारा हो। चार्ली हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा आपने? सुधा का प्रेमी? हाँ चार्ली, सुधा का प्रेमी, क्योंकि मेडिकल रिपोर्ट से पता चला है कि मोहित कभी बाप नहीं बन सकता था और सुधा को भी ये बात पता थी कि मोहित सरपंच का बेटा था। इसलिए वो ये बात किसी को बता नहीं सकती थी, ना ही मोहित को छोड़ सकते थे। इसलिए उसने अपने रास्ते के कांटे को हटाने की सोची होगी ताकि वो अपने प्रेमी के साथ जिंदगी बिता सके। नजर रखो इस सुधा पर, देखो ये कहाँ जाती है, किससे मिलती है, क्या करती है। इसकी पूरी दिनचर्या चाहिए मुझे। जी मैडम, 1-2 दिन में मिल जाएगी आपको। चार्ली डायरी को देखते हुए कहता है कि सुधा का तो मैडम जी समझ आ गया, पर मुझे लगता है ये कायर और कछुए के नाम से आपको गोले हटा देने चाहिए, क्योंकि इनकी तो अच्छी खासी खातिरदारी की थी हमने। कितनी लंबी इंक्वायरी करी थी पर कुछ पता नहीं चला था। पहले मैं भी यही सोच रही थी कि इनको घेरे में ना लें, पर आज मोबाइल लाकर ये दोनों खुद फंस गए हैं। मोबाइल लाकर खुद फंस गए हैं मतलब? आपको मोबाइल में क्या दिख गया? मुझे तो कुछ नहीं दिखा। वो कुछ दिखाने ही वाले थे, उससे पहले ही तो उसका मोबाइल बंद हो गया था ना। हाँ चार्ली, मोबाइल बंद हो गया था, पर तुमने सुना नहीं था क्या? वो जो कायर था वो क्या कह रहा था? चार्ली झट से कहता है, हाँ सुना था ना, वो मैडम जी, वो कायर कह रहा था मोबाइल चार्जिंग पर लगा दीजिए प्लीज। वर्चस्विनी चार्ली पर चिल्लाते हुए कहती है, तुमने चार्ली बस ऐसे ही फालतू की बातें सुनो, काम की बात तो कभी सुनते ही नहीं हो। चार्ली अपना सिर नीचे झुका लेता है। वर्चस्विनी अपनी बात पूरी करते हुए कहती है, चार्ली, तुमने ये नहीं सुना कि कायर कोई से वीडियो के बारे में बता रहा था जिसमें एक लड़की है और वो कोई सी पूजा की बात कर रहा था? चार्ली अपना सिर खुजाते हुए कहता है, हाँ मैडम जी, ऐसा कुछ सुना तो था। अब वो स्पॉट की फोटो याद करो जो हमने खींची थी, जहाँ पर चले हुए कमल के फूल और दिया दिखा था। वहाँ की हालत देखकर भी ऐसा ही लग रहा था जैसे वहाँ पर कोई सी पूजा की गई हो। वो अजीब सी आकृति जो वहाँ पर थी, याद आया कुछ? हाँ मैडम, याद आया। वही चार्ली, अब जरा सोचो, कायर को कैसे पता कि वहाँ पर कोई सी पूजा हुई थी? हो ना हो ये कायर और कछुआ जरूर हमसे कुछ छुपा रहे हैं। मैडम, वो हमें कुछ दिखाने तो आए थे, पर उनका मोबाइल ही बंद हो गया। अब मोबाइल बंद हो गया या फिर उनकी वो कोई चाल थी, ये तो नहीं पता। बस इतना पता है कि कुछ तो इन्हें ऐसा पता है जो हमें नहीं पता। एक काम करो, जिस रात मोहित का खून हुआ था उस रात की इनकी मोबाइल की लोकेशन निकालो, पता करो कि ठेके के बाद कहाँ पर थे ये सारी रात। मैडम जी, उन दोनों ने बताया तो था कि फट्टे से पीने के बाद वो दोनों ठेके पर ही सो गए थे। वर्चस्विनी चार्ली को घूरते हुए कहती है, तुम भी उनके साथ ठेके पर पीकर सो गए थे क्या चार्ली, जो इतनी गारंटी के साथ बोल रहे हो? ये भी तो हो सकता है वो दोनों हमसे झूठ बोल रहे हो। चार्ली हाँ में अपना सिर हिलाते हुए कहता है, जी मैडम जी, आप ठीक कह रही हैं, मैं लोकेशन निकलवाता हूँ इन दोनों की। इस तरफ अमोदिता अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ बढ़ा रही थी। अमोदिता के हाथ में एक स्टील का डिब्बा
डिब्बा था जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि उसमें खाने का कुछ सामान रखा हुआ था। अमोदिता अपने कदम ग्रेवयार्ड कोठी की तरफ बढ़ाते हुए कहती है, आज तो चाहे कुछ भी हो जाए, युग जी की फोटो तो मैं खींच कर ही रहूंगी। आज तो मैं घर से सोच कर आई हूँ कि क्या बहाना बनाना है, कैसे फोटो खींचनी है, बस युग जी के वो लुच्चे दोस्त ना हो। वो हमेशा मेरा काम बिगाड़ देते हैं, कल भी उन्होंने ही बिगाड़ा था। यही सब बड़बड़ाते हुए अमोदिता ग्रेवयार्ड कोठी पहुंच जाती है। जब वो ग्रेवयार्ड कोठी पहुंचती है तो देखती है कि ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा पहले से खुला हुआ था। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, ये क्या, आज ये ग्रेवयार्ड कोठी का दरवाजा कैसे खुला है, वैसे तो हमेशा बंद रहता है। अमोदिता मन ही मन शर्माते हुए कहती है, लगता है युग जी को पता होगा कि मैं आने वाली हूँ, इसलिए उन्होंने पहले से ही मेरे लिए खोल कर रखा होगा। इतना सोचकर अमोदिता ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर अपना कदम रख देती है। जब वो ग्रेवयार्ड कोठी के अंदर घुसती है तो देखती है कि वहाँ पर कोई नहीं था। अमोदिता युग को आवाज लगाते हुए कहती है, युग जी कहाँ हैं आप? युग जी कहाँ पर हैं आप? युग का कुछ जवाब नहीं आता है। अमोदिता खुद से कहती है, लगता है ऊपर वाले कमरे में होंगे जहाँ पर पहली बार मिले थे। इतना कहकर अमोदिता अपने कदम युग के कमरे की तरफ बढ़ाने लग जाती है। जब वो युग के कमरे के पास पहुँचती है तो देखती है कि युग अपने कमरे में बिस्तर के ऊपर अकेला सो रहा था। युग गहरी नींद में सो रहा था और उसने शर्ट नहीं पहनी हुई थी, जिस कारण उसके सिक्स पैक अमोदिता को साफ साफ दिख रहे थे। अमोदिता मन ही मन खुश हो जाती है, ठीक क्या, युग जी तो सो रहे हैं, वो भी ऐसे। जरूर मैंने कोई सा पुण्य किया होगा कल जो युग जी के ऐसे दर्शन हो रहे हैं मुझे, ऊपर से वो अकेले हैं। यही सही मौका है उनकी फोटो खींचने का। इतना कहकर अमोदिता कमरे के अंदर घुसने लग जाती है। वो जैसे ही पहला कदम कमरे के अंदर रखती है, उसे सिगरेट के धुएं की गंध आने लग जाती है। अमोदिता अपने आसपास देखते हुए कहती है, ये क्या, ये सिगरेट कौन पी रहा है? यहाँ पर तो कोई नहीं है। लगता है मेरी ही नाक खराब हो गई है। खैर छोड़ो, जिस काम के लिए आई हूँ वो करती हूँ। अमोदिता सिगरेट की गंध को इग्नोर मार देती है और युग के पास जाने लगती है। अमोदिता युग के पास बिस्तर पर ही बैठ जाती है। अमोदिता अपने साथ जो स्टील का डिब्बा लाई थी उसे बिस्तर के ऊपर रखती है और अपना मोबाइल निकालकर उसका कैमरा ऑन करके युग की फोटो खींचने लग जाती है। अमोदिता युग की फोटो खींचने ही वाली थी कि तभी मोबाइल के अंदर वो देखती है कि फोटो के अंदर युग की आंखें बंद थी। अमोदिता खुद से कहती है, अरे ये क्या, इसमें तो युग जी की आंखें बंद है। अगर ये फोटो ले गई तो माँ फिर कमी निकालने लग जाएगी और कहेगी कि नालायक लड़की, तू एक काम ढंग से नहीं कर सकती। फोटो खींच कर लाई, उसमें भी युग की आंखें बंद है, इससे वशीकरण नहीं हो पाएगा। जाकर दूसरी फोटो खींच कर आ। अमोदिता मुंह बनाते हुए कहती है, वैसे भी माँ को कमियां निकालने के सिवा आता ही क्या है। कभी मेरे काम में कमी निकालती रहती है, कभी मेरे रंग में। अब भगवान ने मुझे काला बनाया है तो इसमें मेरी क्या गलती है? सारी गलती ना मेरी फूटी किस्मत की है जो मैं इंडिया में जन्मी। हमारे इंडिया में पता नहीं क्यों गोरे रंग को खूबसूरत और काले रंग को बदसूरत बोला जाता है। ये लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि काली माँ का रंग भी काला ही था। इसका मतलब ये तो नहीं ना कि वो बदसूरत थी, सुंदर तो वो भी थी ना। इतना कहकर अमोदिता अपने मोबाइल का कैमरा बंद कर देती है और सोचती है कि जो प्लान बनाकर आई थी उसी प्लान से युग जी की फोटो खींचूंगी, वही ठीक रहेगा। अभी अमोदिता ने अपने मोबाइल का कैमरा बंद ही किया था कि उसकी सीधी नजर युग के सीने पर पड़ती है, जो कि शर्टलेस था। युग के सिक्स पैक किसी हीरो की तरह उभर रहे थे, जिन्हें देखकर अमोदिता युग की दीवानी हो गई थी। होती भी कैसे नहीं, वो भी तो बचपन से किसी राजकुमार का ही इंतजार कर रही थी। फिल्में देखकर अक्सर हम अपनी जिंदगी को भी फिल्मों से कंपेयर करने लग जाते हैं। अमोदिता ने भी अपनी जिंदगी को फिल्मों से कंपेयर कर लिया था। उसको भी लगता था कि शहर से कोई परदेसी आएगा और उसको अपना बना कर ले जाएगा, और वो परदेसी उसके लिए और कोई नहीं बल्कि युग था। अमोदिता के मन में न जाने क्या आता है, वो अपनी उंगलियों से युग के सीने पर अपना नाम लिखने लग जाती है। अमोदिता शर्माते हुए युग के सीने पर अपनी उंगलियां फेरते हुए कहती है, अमोदिता। अमोदिता जैसे ही अपना नाम युग के सीने पर लिखती है, युग के सीने पर पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें आने लग जाती हैं। सिर्फ युग के सीने पर ही नहीं बल्कि उसके चेहरे पर भी पसीने की बड़ी बड़ी बूंदें आने लग गई थी। अमोदिता ये सब देखकर घबरा जाती है। अमोदिता मन ही मन डरते हुए कहती है, ये क्या हो रहा है? मैंने तो बस युग जी के सीने पर अपना नाम लिखा था, उन्हें ये इतना पसीना कैसे आ रहा है? अमोदिता अपनी उंगली युग के सीने से हटाने ही वाली थी कि तभी युग नींद में ही उसकी उंगली पकड़ लेता है। युग ने अपने हाथ में अमोदिता की उंगली खींच ली थी। युग नींद में बड़बड़ाते हुए कहता है, नहीं,
मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। अमोरिता ये बात सुनकर खुश हो जाती है और खुद से कहती है, लगता है युग जी को मेरा स्पर्श पसंद आया है, तभी तो वो मुझे कभी ना भूलने की बात कह रहे हैं। युग नींद में वही सपना देख रहा था जो वो हमेशा देखता था, जिसमें वो एक अनजान लड़की के साथ रति क्रिया करने की स्थिति में होता है। युग ने अमोरिता की उंगली अभी पकड़ी ही थी कि तभी अमोरिता को एहसास होता है कि युग का हाथ धीरे धीरे गर्म होने लग गया था। युग का हाथ इतना गर्म हो गया था कि अमोरिता को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी उंगली कोई लोहे की छड़ थी जिसे उसने आग की भट्टी के अंदर रखा हुआ था। अमोरिता की उंगली तपने लग गई थी। अमोरिता से वो तपिश सहन नहीं होती और वो अपनी उंगली युग की मुट्ठी में से छुड़ा लेती है। जैसे ही अमोरिता युग के हाथ से अपनी उंगली बाहर खींचती है, युग की नींद टूट जाती है। युग फुर्ती के साथ उठते हुए चीखता है, नहीं। युग के चीखने की आवाज सुनकर अभिमन्यु, जो वॉशरूम के अंदर सिगरेट पी रहा था, वॉशरूम का गेट खोलकर बाहर आ जाता है और हैरानी के साथ युग से पूछता है, युग क्या हुआ, तू चीखा क्यों? युग बौखलाहट के साथ जवाब देता है, वही सपना यार जिसमें मैं एक लड़की के साथ। युग ने इतना कहा ही था कि तभी उसकी नजर अमोरिता पर पड़ती है। जब वो देखता है कि अमोरिता भी वहीं पर खड़ी है तो मन ही मन सोचता है, अब इसे अमोरिता के सामने कैसे बताऊं कि मैं एक लड़की के साथ। अगर अमोरिता को ये बात पता चली तो वो मुझे गलत समझेगी। युग बात को घुमाते हुए कहता है, कुछ नहीं यार, बस एक बुरा सपना था। इतना कहकर युग अमोरिता की तरफ देखने लग जाता है। अभिमन्यु युग को देखकर समझ जाता है कि उसने बात को पलट दिया था और कोई सी ऐसी बात थी जो वो अमोरिता के सामने उसे नहीं बता सकता था। युग अमोरिता से कुछ पूछता उससे पहले ही अभिमन्यु अमोरिता से हैरानी के साथ पूछता है, अमोरिता तुम यहाँ पर, और तुम ऊपर कैसे आई? दरवाजा तो लगा हुआ था। अमोरिता हिचकिचाते हुए अभिमन्यु के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, अरे नहीं अभिमन्यु, दरवाजा तो खुला हुआ है, तभी तो मैं ऊपर आई। अभिमन्यु अपना सिर खुजाते हुए कहता है, क्या कहा? दरवाजा खुला हुआ है? लगता है ये कायर और कछुआ दरवाजा टिका कर नहीं गए, बड़ी लापरवाह है। युग अभिमन्यु से पूछता है, कायर और कछुआ कहीं गए हैं, पर कहाँ? अभिमन्यु युग के सवाल का कुछ जवाब देता उससे पहले ही दरवाजे के पास से कायर की आवाज सुनाई देती है, ये नाश्ता लेने के लिए। जब वो लोग दरवाजे की तरफ अपनी नजरें घुमाते हैं तो देखते हैं कि दरवाजे पर कायर और कछुआ खड़े हुए थे, जिन्होंने अपने हाथ में नाश्ते से भरी पॉलीथीन पकड़ी हुई थी। अमोदिता मन ही मन सोचने लग जाती है, लो आ गए ये दोनों भी, इन्हीं की कमी थी। इतना अच्छा युग जी अकेले में मिले थे, पता नहीं कहां से आ गए ये तीनों काम में टांग अड़ाने। कायर कमरे के अंदर घुसते हुए कहता है, वो युग तुझे तो पता ही है ये कछुआ कितना खाता है, बस इसकी बॉडी को नहीं लगता, सुबह होते ही इसे भूख लग जाती है तो इसके लिए नाश्ता लेने गए थे। कायर ने इतना ही कहा था कि तभी अमोदिता अपने साथ जो स्टील का डिब्बा लेकर आई थी उसे बिस्तर पर से उठाकर अपने हाथ में पकड़ते हुए कहती है, अरे नाश्ता लाने की क्या जरूरत थी, मैं लेकर तो आई हूँ। वो कछुआ हंसते हुए कहता है, हमें थोड़ी पता था अमोदिता कि तुम नाश्ता लेकर आने वाली हो, पता होता तो हम थोड़ी अपने पैसे खर्च करते। अमोदिता को पता था कि यदि वो कछुए की बात का कुछ भी जवाब देगी तो कछुआ जरूर पलटकर जवाब देगा, इसलिए वो सीधे युग से मुद्दे की बात करती है जिसके लिए वो आई थी। चलिए युग जी, जल्दी से नाश्ता कर लीजिए, मुझे आपकी फोटो खींचनी है। युग अमोदिता को देखते हुए हैरानी के साथ पूछता है, फोटो खींचनी है, पर क्यों? युग के दोस्त भी अमोदिता को हैरानी के साथ घूरने लग जाते हैं। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी।